हेलो एवरीवन, ये जो वीडियो है आप इसको स्टार्ट से एंड तक देखिएगा। पूरा फोकस्ड रहना इस वीडियो में, क्योंकि बहुत सारी नई चीज़ें इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। सो अगेन, ये जो वीडियो है स्यूडो फोर्स पे बेस्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट के लिए, तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो। शेयर करो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी। और अगेन, अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल को, बिल्कुल सही, नहीं किया है तो सब्सक्राइब चैनल को करो और इसको शेयर करो और बाकी लोगों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब बताओ करने को, सो दैट सब तक ये क्वालिटी एजुकेशन पहुंचे, मेरे एफर्ट जो है वो सब तक रेजोनेट हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं स्यूडो फोर्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। पूरा डिस्कशन होगा स्यूडो फोर्स पर। बहुत इंपॉर्टेंट है स्यूडो फोर्स, क्योंकि आपका जेई मेंस हो, जेई एडवांस हो या नीट एग्जामिनेशन हो, स्यूडो फोर्स पे किसी ना किसी फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया जाता है। तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखो और समझो कि स्यूडो फोर्स आप कहाँ पे यूज़ करोगे, तो ताकि आपकी प्रॉब्लम जो है ना वो बहुत आसान बन जाए। तो मैं पूरा डिस्क्रिप्शन इसका देने वाला हूँ कि स्यूडो फोर्स होता कहाँ पे लगता है एग्जैक्टली। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप देखते जाओ। यहां पर अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको एक सिचुएशन बताऊं कि आपके पास यहां पर एक सिंपली एक ब्लॉक है ग्राउंड पर। तो मेरे पास यहां ग्राउंड है और इस ग्राउंड पर मैं एक ब्लॉक ले रहा हूं। इस ग्राउंड पर मैं एक ब्लॉक ले रहा हूं और इस ब्लॉक का मास मैं यहां पे m ले रहा हूं। इस ब्लॉक का मास यहां पर मैं m ले रहा हूं। तो इस ग्राउंड के हिसाब से ये ब्लॉक जो है ये तो रेस्ट पे होगा। इस ग्राउंड के हिसाब से ये जो ग्राउंड यहां पर मैं ले रहा हूं, इस ग्राउंड के हिसाब से जो आपका ब्लॉक है वो तो आपका सिंपली रेस्ट में होगा। तो फिलहाल के लिए आपका ब्लॉक यहां पे रेस्ट में है। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं सिंपली यहां पर एक ऑब्जर्वर लेता हूं। मैं एक ऑब्जर्वर लेता हूं, अगर मैं दो ऑब्जर्वर्स लूंगा। एक ऑब्जर्वर आपके पास ये है, ये एक ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर आपका यहां पर रेस्ट में है। ये ऑब्जर्वर आपका यहां पर रेस्ट में है। तो अब देख लो, ये ऑब्जर्वर रेस्ट में है, ये ब्लॉक इस ग्राउंड के हिसाब से रेस्ट में है। इस ऑब्जर्वर को लगेगा कि ये जो ब्लॉक है ना, इस पे कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, क्योंकि ये रेस्ट पर है। इसके हिसाब से ये ब्लॉक हमेशा वहीं पे रहेगा। ये बैठा हुआ है एक जगह पे, ये ब्लॉक को देख रहा है। इसको ब्लॉक दिखेगा कि ना ये ब्लॉक आगे जा रहा है ना ये ब्लॉक पीछे जा रहा है। तो इसके हिसाब से ब्लॉक भी किस में होगा, इसके हिसाब से ब्लॉक भी यहां पर रेस्ट में होगा, वो भी यहां पर रेस्ट में होगा। तो ठीक है, मैं और एक ऑब्जर्वर लेता हूं। मैं और एक ऑब्जर्वर यहां पर लेता हूं। मैं और एक ऑब्जर्वर यहां पर लेता हूं। मैं और एक ऑब्जर्वर यहां पर लेता हूं। तो आप देख सकते हो मैंने और एक ऑब्जर्वर यहां पे लिया। मगर ये ऑब्जर्वर जो है ये आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। फर्क देखो। ये ऑब्जर्वर रेस्ट में है। इस ऑब्जर्वर को अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम दूंगा, इस ऑब्जर्वर को अगर मैं फॉर एग्जांपल यहां पे टाइम दूंगा, तो ये आपके पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनेगा, दैट इज योर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और अगर मैं इस ऑब्जर्वर की बात करूं, ये ऑब्जर्वर को भी अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम दूंगा और एक क्लॉक दूंगा, मगर ये ऑब्जर्वर तो एक्सेलरेट कर रहा है ना, तो वो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम इसके साथ एसोसिएटेड होगा वो भी एक्सेलरेट करेगा ना, तो ये आपका बन जाएगा नॉन इनर्शियल। ये तो मोशन में है, ये एक्सेलरेटिंग मोशन में है, ये एक्सेलरेटिंग मोशन में है। और यहां पर आप देखोगे ये आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है।
समझो, ये बहुत आसान है। अब आप देख रहे हो कि मैंने यहां पर इनर्शियल फ्रेम के बारे में भी बताया, मैंने नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में भी यहां पर डिस्कस किया। अब अगला पॉइंट आपके पास ये है कि जो आपका ये ऑब्जर्वर है, ये तो एक्सेलरेटिंग मोशन में है, और इसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। अब ये जो ऑब्जर्वर है ये आगे एक्सेलरेट कर रहा है a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ। तो जब ये ऑब्जर्वर आगे जा रहा होगा ना, इसको लगेगा, इसको अपीयर होगा एज इफ कि ये ब्लॉक पीछे जा रहा है। इसको अपीयर होगा कि एज इफ ये ब्लॉक कहां जा रहा है, पीछे जा रहा है, और ये ब्लॉक पीछे जा रहा है यहां पर a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से। इंटरेस्टिंग, देखो ये ऑब्जर्वर a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से 100% जा रहा है, बट यहां पर इसी ऑब्जर्वर को लग रहा है कि इसको अपीयर हो रहा है कि एज इफ कि ये ब्लॉक जो है ये a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से पीछे जा रहा है। तो आप देख लो, ये एक्सेलरेशन सेम मैं लगा रहा हूं, इस चीज को अंडरस्टैंड करो कि ये एक्सेलरेशन यहां पर मैं सेम लगा रहा हूं। अच्छा, न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से अगर आप एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई करोगे वही फोर्स होता है ना। अब देख लो यहां पर इस ब्लॉक के पास ये एक्सेलरेशन आई कहां से, ये एक्सेलरेशन जो है ये अपीयर हो रही है टू एन ऑब्जर्वर। अब ये एक्सेलरेशन मगर इस ब्लॉक पे अपीयर हो रही है इस ऑब्जर्वर के लिए, इसी एक्सेलरेशन को अगर मैं ब्लॉक के मास से मल्टीप्लाई करूं तो आपके पास आपको एक फोर्स मिल जाएगा। और ये फोर्स जो होगा, क्या ये एक्चुअल में फोर्स लग रहा है? एक्चुअल में फोर्स नहीं लग रहा है। क्या ये एक्चुअल वाली एक्सेलरेशन है? ये एक्चुअल वाली एक्सेलरेशन नहीं है। ये एक्सेलरेशन एग्जैक्टली एक अपीयरिंग एक्सेलरेशन है जो इस ऑब्जर्वर को अपीयर हो रहा है कि ये ब्लॉक पीछे इस एक्सेलरेशन से जा रहा है। तो इस ऑब्जर्वर के लिए ये जो आपके पास फोर्स है ये एक अपीयरिंग फोर्स होगा। इसको लगेगा कि एज इफ इस ब्लॉक पर एक बैकवर्ड फोर्स लग रहा है। क्या एक्चुअल में लग रहा है? एक्चुअल में नहीं लग रहा है, मगर इस ऑब्जर्वर को अपीयर हो रहा है कि एज इफ इस ब्लॉक पर आपका फोर्स जो है वो पीछे की डायरेक्शन में लग रहा है। और ऐसे फोर्स को आप स्यूडो फोर्स कहते हो, ऐसे फोर्स को आप स्यूडो फोर्स कहते हो। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। तो स्यूडो फोर्स यहां पर अगर मैं बात यहां पे करूं, स्यूडो फोर्स कब इंट्रोड्यूस आपने किया? जब आपके पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। स्यूडो फोर्स आपने यहां पर अगर आप देखोगे इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए आपने इंट्रोड्यूस नहीं किया, आपने इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए इंट्रोड्यूस किया। तो स्यूडो फोर्स जो आपके पास है फ्रेम डिपेंडेंट फोर्स है। स्यूडो फोर्स जो आपके पास है ये ऑब्जर्वर को अपीयर होता है, ये एक्चुअल आपके पास फोर्स नहीं होता है। और लास्ट पॉइंट में ये कहूंगा कि स्यूडो फोर्स यहां पर एक एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम करता है, इसका रिएक्शन फोर्स आप कभी भी नहीं लोगे। तो होपफुली आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। जब भी स्यूडो फोर्स आप लोगे अपनी प्रॉब्लम में तो आपको उसको एज एन एक्सटर्नल फोर्स ट्रीट करना पड़ेगा, उसका कोई भी पेयर आप वहां पर नहीं लोगे, क्योंकि जो आपके पास इंटरनल फोर्सेस है वो तो पेयर्स में होते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस आपके पेयर्स में नहीं होते। तो जो आपका स्यूडो फोर्स होगा इसका आप कभी भी रिएक्शन पेयर नहीं लोगे या इसका एक्शन पेयर आप नहीं लोगे। ये तो आपका एक्सटर्नल फोर्स है, तो ये पेयर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहां पर अगर मैं कुछ पॉइंट्स लिखूं स्यूडो फोर्स के बारे में, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास, स्यूडो फोर्स is frame dependent force, is frame dependent force. Number second, it appears to an observer. ये ऑब्जर्वर को वहां पे अपीयर होता है, एक्चुअल में ऐसा फोर्स है ही नहीं। स्यूडो से पता ही आपको चल रहा है फॉल्स फोर्स, ये फोर्स एक्चुअल में इस ब्लॉक पे लग रहा है नहीं लग रहा है, मगर यहां पर आपका जो ऑब्जर्वर है वो तो एक्सेलरेट कर रहा है, उसको लग रहा है, उसको अपीयर हो रहा है कि एज इफ इस ब्लॉक पर एक फोर्स लग रहा है, एक फॉल्स फोर्स आपको लेना पड़ता है। क्यों लेते हो? ताकि आप न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यूज कर सको। सो स्यूडो फोर्स is used to apply, मैं यहां पे ज्यादा एम्फेसिस दूंगा न्यूटन सेकेंड लॉ पे। Pseudo force is used to apply Newton's second law in non-inertial frame of reference. और लास्ट पॉइंट यहां पे,
स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन, स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन। तो स्यूडो फोर्स मैं ऐसे लिखूंगा और मैं इस पे एक वेक्टर लगाऊंगा, क्योंकि फोर्स है, आपका फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो एक वेक्टर यहां पर मैं दिखा रहा हूं कि वेक्टर क्वांटिटी है, और मैं इसको यहां पे स्यूडो लिखूंगा। ये आपका स्यूडो फोर्स है। तो जो स्यूडो फोर्स की मैं बात कर रहा हूं, ये आपके पास सिंपली इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी। जिस पर आपका स्यूडो फोर्स आपको लगाना है ना, उस बॉडी का मास लेना पड़ेगा आपको। ये स्यूडो फोर्स अपीयर हो रहा है टू एन ऑब्जर्वर, मगर ये ऑब्जर्वर को जो अपीयर हो रहा है फोर्स, ये मास पे लग रहा है ना, उसको लग रहा है ना कि इस मास पे स्यूडो फोर्स लग रहा है, तो आप इसी बॉडी, जिस बॉडी पर स्यूडो फोर्स आप लगाने वाले हो, उसी बॉडी का मास आप लेते हो। तो आप यहां पर इसको लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी। मैंने क्या लिखा, मैंने मास ऑफ ऑब्जर्वर लिखा क्या? नहीं, मैंने मास ऑफ बॉडी लिखा। तो ऑब्जर्वर का मास नहीं लेना है आपको, तो उस बॉडी का मास लेना है जिसपे स्यूडो फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, और उसको मल्टीप्लाई करोगे एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो ऑब्जर्वर है ना यहां पे, तो ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई, क्योंकि इसके पास तो अपना कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं एक हिसाब से। तो जो भी एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर का है, वही एक्सेलरेशन आप यहां पे लिखोगे, F इज इक्वल टू ma, न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से। तो आपका ये एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस है यहां पर। अब देख लो, मैंने यहां वेक्टर लिखा है ना, तो फिलहाल के लिए मैग्नीट्यूड वाइज बात करेंगे, फिलहाल के लिए मैग्नीट्यूड वाइज बात करता हूं मैं। तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर आपको स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए, आपको बॉडी का मास लेना पड़ेगा जिसपे स्यूडो फोर्स अप्लाई करने वाले हो, आपको एक्सेलरेशन लेना पड़ेगा ऑब्जर्वर का जो कि एक्सेलरेट कर रहा होगा ना, आपको उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन लेना होगा जो कि एक्सेलरेट कर रहा है, तो वो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ स्यूडो फोर्स देगा। अच्छा, जरा डायरेक्शन देख लो, डायरेक्शन देख लो। स्यूडो फोर्स आप यहां पर चेक कर लो, स्यूडो फोर्स आपका टुवर्ड्स लेफ्ट लग रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट लग रहा है आपका स्यूडो फोर्स, और ऑब्जर्वर तो टुवर्ड्स राइट जा रहा है। तो ऑब्जर्वर या फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में होगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप स्यूडो फोर्स लेते हो। रिपीट करता हूं, आपकी एक्सेलरेशन, ऑब्जर्वर की एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में होती है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन होता है। तो कहने का मतलब यह है, अगर मैं यहां पर एफ स्यूडो की बात कर रहा हूं, अगर मैं यहां पर एफ स्यूडो की बात कर रहा हूं, मास तो आप बॉडी का लोगे जिसपे स्यूडो फोर्स लगाना है, वो आपका m आएगा। एक्सेलरेशन तो आप यहां पर ये a वेक्टर लेने वाले हो, ये आपका a वेक्टर है यहां पे। अच्छा, ये a एक्सेलरेशन किसका है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, मैंने लिख दिया। मगर यहां पर सिंस आपका एक्सेलरेशन आगे है तो स्यूडो फोर्स पीछे होगा ना, तो इनमें 180 डिग्री का फेज है, तो आप यहां पे नेगेटिव इंट्रोड्यूस करोगे। तो आप देख सकते हो यहां पर आपको इस नेगेटिव से यह समझ में आ रहा है कि स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन आपके एक्सेलरेशन के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। अच्छा, एक्सेलरेशन किसका है? एक्सेलरेशन किसका है? एक्सेलरेशन आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस का है जो ना एक्सेलरेट हो रहा है। एक्सेलरेशन आपके ऑब्जर्वर का है जो ना एक्सेलरेट हो रहा है। तो इस चीज का आप टेक केयर करोगे। होपफुली आपको ये सारे 5 पॉइंट समझ में आए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब अगला पॉइंट आपके पास ये है कि स्यूडो फोर्स को आप किन सिचुएशंस में यूज करोगे। मैं 2 इंपॉर्टेंट सिचुएशंस आपके सामने रखूंगा। एक, जब भी आपके पास वेज प्रॉब्लम होगी, जहां पर वेज आपका एक्सेलरेट कर रहा होगा ना, वहां उस प्रॉब्लम को आप स्यूडो फोर्स से सॉल्व कर सकते हो। अगेन, इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, शायद पार्ट 7 है कि पार्ट 8 है, मुझे पूरा नहीं याद है, बट प्रीवियस 1-2 वीडियोस में आप चेक कर लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में शायद वहां पर मैंने एक वेज वाला प्रॉब्लम लिया है, और वहां पर भी मैंने स्यूडो फोर्स के बारे में थोड़ी सी बात की है वहां पे। तो आप देखोगे कि वहां पर वो एक वेज प्रॉब्लम था और वेज आपका एक्सेलरेट कर रहा था। तो जब भी आपके पास एक वेज प्रॉब्लम होगा और वेज एक्सेलरेट कर रहा होगा ना, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्यूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट के थ्रू सॉल्व करो क्वेश्चन को। करना क्या है मैं अभी दिखाऊंगा, बट फिलहाल के लिए मैं आपको बस बोल रहा हूं कि किन न्यूमेरिकल्स में आपके दिमाग में आना चाहिए कि स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट हमें इनमें यूज करना चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं और एक बात यहां पे कहूं, आपके पास फॉर एग्जांपल वो क्वेश्चंस होते हैं जहां पर आपको एक सिलेंडर दिया होता है और सिलेंडर आपका सिंपली रिवॉल्व कर रहा होता है, और सिलेंडर के किसी एक मतलब सिलेंडर के साइड पर आपने एक बॉडी को रखा होता है, और वो बॉडी आप चाहते हो कि सिलेंडर के सरफेस पर स्लाइड ना करे, तो सिलेंडर को आप क्या करते हो, आप इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देते हो, आप इसको ओमेगा से मूव करते हो, रोटेट करते हो। तो
तो वहां पर उन सिचुएशंस में भी स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज होता है। मैं इसको ऐसे बताऊंगा कि आपका जो स्यूडो फोर्स है, जो आपका स्यूडो फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जहां सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा ना, वहां सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी कॉन्सेप्ट आता है। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका वहां पे स्यूडो फोर्स होता है। तो अगेन सर्कुलर मोशन में आप स्यूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट को बहुत यूज कर सकते हो। मैं आगे जाके कुछ न्यूमेरिकल्स दिखाऊंगा, एडवांस सेक्शन के न्यूमेरिकल्स है वो, एक दो वीडियोस के बाद ही। तो वहां पर आपको पूरा आइडिया मिलेगा कि स्यूडो फोर्स किन किन प्रॉब्लम्स में आपको यूज करना है। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। और हां, अगर मैं यहां पे और एक बात करूं, तो मैंने तो यहां पे सारे पॉइंट्स लिखे, और एक पॉइंट मैं लिखता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपके दिमाग में रहना चाहिए। स्यूडो फोर्स is an external force. एक्सटर्नल फोर्स का मतलब इसका रिएक्शन पेयर नहीं होगा, ये एक ही फोर्स है। आप एक्शन रिएक्शन के बारे में यहां पे बात नहीं करोगे। तो होपफुली इतना सारा आपको आइडिया आया होगा। तो मैं एक प्रॉब्लम लूंगा जिसमें आपका जो वेज है वो एक्सेलरेट कर रहा होगा, और उसी वेज पर मैं एक मास भी रखूंगा, वो भी एक्सेलरेट कर रहा होगा। मैं दोनों की एक्सेलरेशन निकालूंगा। तो मेरे लिए प्रॉब्लम का आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, आप प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे, आपका स्टाइल क्या होना चाहिए, मैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं। तो आप कंटिन्यूअसली देखते जाओ। मैं यहां पे एक प्रॉब्लम लेता हूं। तो स्यूडो फोर्स के बारे में मैंने बात की, तो कंटिन्यू करूंगा मैं इस न्यूमेरिकल से। ये न्यूमेरिकल ही आपके पास है, मैं सिंपली एक्सप्लेन करता हूं। मैं एक्सप्लेन करूंगा, मैं आपको ये कहूंगा कि आपको फाइंड क्या करना है। आप उसको फाइंड कर सकते हो। वीडियो को पॉज करके आप पहले खुद से ट्राई कर लो ना, आप वीडियो को पॉज कर लो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होता है पहले स्यूडो फोर्स। आप सिंपली वीडियो को पॉज कर लेना और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। मैं तो डायरेक्ट सॉल्व करूंगा इसको, आप देखोगे मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा, बट आप भी वीडियो को पॉज कर लो, पहले खुद से ट्राई कर लो। आप देख लो कि आपका स्यूडो फोर्स कितना स्ट्रांग है, तो उस चीज को आप चेक कर सकते हो। मैं यहां पे कंटिन्यू करता हूं। देख लो क्वेश्चन है क्या, आपको यहां पर वेज देकर है और आपको एक ब्लॉक देकर है। आपका ब्लॉक जो है वो आपके वेज पर रेस्ट कर रहा है, तो उसका मास आपको स्मॉल m देकर है, वेज का मास आपको कैपिटल M देकर है, और यहां पर आपको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा देकर है वेज का। आपको बस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आप A1 और A2 को फाइंड करो। तो आप वीडियो को पॉज करके जरा फाइंड करो, देखो कितना टाइम आपको लगेगा। और मैं अब इसमें वीडियो को कंटिन्यू करूंगा यहां पे, और मैं सिंपली आपको दिखाऊंगा कि सॉल्व कैसे करोगे। मैं सिर्फ 1 से 2 पॉइंट्स कहूंगा जिनका आप टेक केयर करोगे। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ऐसी प्रॉब्लम्स जिनमें आप वेज को यूज करते हो और वेज एक्सेलरेट कर रहा होता है, स्यूडो फोर्स यूज किया करो। मेरा पहला पॉइंट है, ये अपने दिमाग में रखो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप स्यूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हो ना, तो आपको वहां पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम आगे जाके ड्रॉ करना होता है एफबीडी में। उस कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक एक्सिस जो है वो एक्सेलरेशन के पैरेलल होना चाहिए, इस A1 एक्सेलरेशन के पैरेलल होना चाहिए, जो आपके ब्लॉक का एक्सेलरेशन है, वेज का नहीं। जो आपके ब्लॉक का एक्सेलरेशन है, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक्सिस आपके इस ब्लॉक के पैरेलल यहां पे होना चाहिए। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। और ऑब्वियसली अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करते हो तो एक एक्सिस आपका हॉरिजॉन्टल होता है, दूसरा वर्टिकल होता है। तो अगर आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम आप ड्रॉ करोगे जिसका एक एक्सिस इस A1 एक्सेलरेशन के पैरेलल होगा, तो दूसरा उसका जो एक्सिस होगा वो इसी A1 के परपेंडिकुलर होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं यहां पे कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूं, एक एक्सिस आपका यह बन जाएगा, वेज का इंक्लाइन ही आपका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाएगा, मतलब एक एक्सिस बन जाएगा। एक एक्सिस आपके पास ये बन जाएगी और दूसरी एक्सिस आपके पास ये बन जाएगी। ये आपकी दूसरी एक्सिस बन जाएगी। बस आप इस चीज का टेक केयर करो, फिर ये बहुत आसान हो जाएगा। अब देख लो यहां पर, जब मैं यहां पे पहले इस वेज का एफबीडी बनाऊंगा ना, तो वेज के एफबीडी में आप अगर देखोगे, एक तो नीचे कांटेक्ट बन रहा है। अगर नीचे कांटेक्ट बन रहा है तो बना दो नॉर्मल रिएक्शन पहले। ये नीचे कांटेक्ट यहां पर आपका बन रहा है, इस कांटेक्ट की वजह से वेज पर नॉर्मल रिएक्शन यहां पर लगेगा, लेट दिस बी N1। और ऑब्वियसली ग्राउंड पर भी नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, बट ये जरूरत है नहीं, तो बट मैं दिखा रहा हूं, ये आपका N1 है क्योंकि ये करेक्ट फॉर्म है ये दिखाने का, तो N1 हो गया। अच्छा, यहां पर भी तो कांटेक्ट है, आप चेक कर लो, यहां पर भी आपका कांटेक्ट बन रहा है, यहां पर भी आपका कांटेक्ट बन रहा है। तो अगर आपका ये दूसरा कांटेक्ट है तो यहां पर भी आप नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ कर सकते हो। अच्छा, ये नॉर्मल रिएक्शन जो है, ये आपका N2 है,
किस पर लग रहा है, किस पर लग रहा है, ब्लॉक पर लग रहा है। तो अगर ये आपका नॉर्मल रिएक्शन ब्लॉक पर लग रहा है, इन टर्न वेज पर भी लगेगा ना एक नॉर्मल रिएक्शन यहां पे। वेज पर भी आपका नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। और ये आपके पास N2 है। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। आप देख सकते हो कि ये नॉर्मल रिएक्शन N2 अब वेज पर लग रहा है। फर्दर अगर मैं बात यहां पे करूं, फर्दर यहां पर अगर मैं बात करूं, तो आपके पास अगर मुझे वेज का FBD बनाना है, तो वेज का FBD अगर मैं बनाऊं यहां पे, पहले आप देख सकते हो कि वेज का मास तो कैपिटल M है, तो पहला काम होगा कि आप mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाओगे, आप कैपिटल mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाओगे। चलो यहां एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करते हैं, यहां एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करते हैं। तो mg हो गया, नॉर्मल रिएक्शन n1 ऊपर की डायरेक्शन में, तो नॉर्मल रिएक्शन आपका n1 ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन यहां पर आपका जो n1 है वो ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा, तो ये आपका नॉर्मल रिएक्शन यहां पर है, ये आपका नॉर्मल रिएक्शन n1 ऊपर की डायरेक्शन में है। तो हो गया mg डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन n1 अपवर्ड डायरेक्शन, तो दोनों हो गए। और यहां पर आपका नॉर्मल रिएक्शन n2 है, ये N2 जो है ये एग्जैक्टली किस एंगल पे जा रहा है, तो चलो उसको देखते हैं। आप यहां पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर दो, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आप ड्रॉ कर दो। अब अगर आप देखोगे ये अगर एंगल थीटा है, तो ऑटोमेटिकली ये एंगल भी आपका क्या होगा, ये एंगल भी थीटा होगा। आप चेक कर लो, आपके पास अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा होगा। आप एंट्रेंस क्लास में हो तो इतना तो पता होना चाहिए। एंगल बिटवीन लाइंस इज द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स, इन दो लाइंस के बीच का एंगल इनके नॉर्मल्स के बीच के एंगल के बराबर होगा, तो ये एंगल भी आपका थीटा है। जरा देख लो, ये N2 नॉर्मल रिएक्शन जो मैंने डॉटेड बनाया है ना, ये पहले, दूसरे और तीसरे क्वाड्रेंट में है। तीसरे क्वाड्रेंट में ये वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ये नॉर्मल रिएक्शन N2 आपके तीसरे क्वाड्रेंट में वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो आप यहां पे नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ कर दो, तीसरे क्वाड्रेंट में नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ कर दो। और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है आपके पास, ये वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो आप देख सकते हो कि मैंने FBD बनाया। और लास्ट पॉइंट, इस वेज का, क्योंकि अभी तो वेज का FBD बना रहे, इस वेज का एक्सेलरेशन टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो आप यहां पे एक्सेलरेशन A1 टुवर्ड्स लेफ्ट रख दो। अच्छा, ये एक्सेलरेशन A1 जो है ये वेज पे लग रहा है ना, तो ये एक्सेलरेशन अगर वेज पे लग रहा है, इस एक्सेलरेशन के कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं फोर्स की बात करूं, तो आप वेज के मास से इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये आपका नेट फोर्स वेज पे बन जाएगा। ये आपका नेट फोर्स ऑन वेज कहलाएगा। ये आपका नेट फोर्स ऑन वेज कहलाएगा। तो अब मैं यहां पे बात करता हूं, ये नॉर्मल रिएक्शन यहां पर N2 है, ये नॉर्मल रिएक्शन यहां पर N2 है। जरा N2 को रिजॉल्व करो। एक कंपोनेंट यहां पर इस डायरेक्शन में आएगा, और ये आपके पास होगा प्लस N2 cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन में आ जाएगा। अब देख लो ना, ये N2 है, एक कंपोनेंट यहां से कोसाइन वाला, तो दूसरा कंपोनेंट आप लोगे यहां पे राइट एंगल पे, और ये आपके पास N2 साइन थीटा होगा। ये आपका N2 साइन थीटा होगा। अब जरा इक्वेशंस लिखते हैं, चलो इस FBD के इक्वेशंस लिखते हैं यहां पे। पहला इक्वेशन अगर मैं यहां पे लिखूं, पहला इक्वेशन आप देख सकते हो कि आपका वेज ना ऊपर जा रहा है ना वो नीचे जा रहा है, तो N1 जो आपके पास होगा, जो N1 आपके पास होगा, आप इसको सीधे लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू mg प्लस N2 cos थीटा, इट इज इक्वल टू mg प्लस N2 cos थीटा। ये आपका इक्वेशन बनेगा। अच्छा, फर्दर देख लो, यहां पर जो आपका N2 साइन थीटा है, यही तो टुवर्ड्स लेफ्ट लग रहा है ना, ये N2 साइन थीटा फोर्स ही टुवर्ड्स लेफ्ट लग रहा है, और यही नेट फोर्स वेज पे लग रहा है, मगर लेफ्ट डायरेक्शन में। तो आप MA1 को इक्वेट किसके कर सकते हो, N2 साइन थीटा के। ये नहीं आप करोगे कि इनको ऐड करने बैठोगे, नहीं, ये तो नेट फोर्स लग रहा है वेज पे, और नेट फोर्स वेज पे लिखने का और एक स्टाइल ये है कि आप FBD में देख लो कि नेट फोर्स क्या लग रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में, वो N2 साइन थीटा लग रहा है। यही N2 साइन थीटा A1 एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है वेज को, और वेज का अगर मास आप कैपिटल M लिख रहे हो ना, तो न्यूटन सेकंड लॉ को यूज करके आप लिख सकते हो N2 साइन थीटा इज इक्वल टू M टाइम्स A1। तो दूसरा इक्वेशन में लिखता हूं, मैं दूसरा इक्वेशन यहां पे लिखता हूं, N2 साइन थीटा इट इज इक्वल टू M टाइम्स A1। तो ये तो वेज हो गया, ये तो वेज हो गया। अब यहां पर मैं बात करता हूं
इस ब्लॉक के एफबीडी का, इस ब्लॉक के एफबीडी की मैं बात करता हूं। तो ब्लॉक का जब आप एफबीडी बनाओगे, पहले ब्लॉक को आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखना शुरू करो। मैंने पहले कहा कि स्यूडो फोर्स यूज करना है, तो अगर आप यहां पर, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर यहां पर आप स्यूडो फोर्स को इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, तो जो आपका ब्लॉक है ना वेज पर, उस ब्लॉक को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखना शुरू करो। मतलब क्या है, आपके पास वेज यहां पर एक्सेलरेट कर रहा है ना, आप इसी वेज पर एक ऑब्जर्वर को लगा दो। आप इसी वेज पर एक ऑब्जर्वर को लगा दो, और ये ऑब्जर्वर अब इस ब्लॉक को एनालाइज कर रहा है, तो वेज तो एक्सेलरेट कर रहा है, तो जो आपका ऑब्जर्वर है वो भी एक्सेलरेट करेगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि वेज आपका एक्सेलरेट कर रहा है, तो आपका ऑब्जर्वर जो है वो इसी वेज पर है, तो ऑब्जर्वर भी एक्सेलरेट करेगा। ये ऑब्जर्वर ब्लॉक को एनालाइज कर रहा है, एक एक्सेलरेटिंग ऑब्जर्वर आपके ब्लॉक को एनालाइज कर रहा है, तो कहने का मतलब यह होगा कि यहां पर आपके पास जो प्रॉब्लम है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से एनालाइज हो रही है। और अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप प्रॉब्लम को एनालाइज कर रहे हो, स्यूडो फोर्स इंट्रोड्यूस करो। स्यूडो फोर्स का मतलब क्या है, स्यूडो फोर्स किस पे लगाना है, स्यूडो फोर्स अपीयर किसको होगा, स्यूडो फोर्स अपीयर होगा ऑब्जर्वर को। किस पे लगाना है, आपको इस ब्लॉक पे लगाना है। अगर आप इस ब्लॉक पे स्यूडो फोर्स लगाने वाले हो, तो ब्लॉक का मास लो और फिर ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन लो। तो ब्लॉक का मास अगर मैं यहां पे बात करूं, ब्लॉक का मास तो आपके पास m है, ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन, ब्लॉक का नहीं, ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन a1 है, तो ma1 यहां पर मैं लिख रहा हूं। अब आप देख सकते हो एक्सेलरेशन यहां पर ऑब्जर्वर का लेफ्ट की तरफ है, आपको स्यूडो फोर्स राइट की तरफ दिखाना पड़ेगा। ये आपका स्यूडो फोर्स है, ये ma1 आपका स्यूडो फोर्स है। देख लो स्टाइल, देख लो यहां पे कि आपका ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन टुवर्ड्स लेफ्ट है, स्यूडो फोर्स टुवर्ड्स राइट है। आप देख सकते हो यहां पे, आप सिंपली देख सकते हो यहां पर कि स्टाइल क्या बन रहा है, स्यूडो फोर्स का स्टाइल क्या बन रहा है। अब यहां पर जब मैं ब्लॉक M का एफबीडी बनाऊंगा ना, इस ब्लॉक M पे स्यूडो फोर्स लग रहा है, इस ब्लॉक M पे स्यूडो फोर्स लग रहा है, और इस ब्लॉक का जब मैं एफबीडी बनाऊंगा, सारे के सारे फोर्सेस को मैं रिजॉल्व करूंगा इन कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग, इन कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग। अच्छा, अगेन अगर आपको भूल गया होगा, वीडियो रिवाइंड करना, मैंने पहले ही बोला था कि जब भी आप स्यूडो फोर्स को एनालाइज करते हो, आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करते हो। उस कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक एक्सिस a1 के पैरेलल होता है। ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करते हो तो दूसरा एक्सिस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो अब अगर मैं इस ब्लॉक पे सारे फोर्सेस को एनालाइज करूं और एफबीडी बनाऊं यहां पे, तो चलो वहां पे बनाता हूं, एक एक करके देखते हैं और समझते हैं कि कौन सा एंगल किस तरीके से कहां पर आ रहा है, तो वैसे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलो एफबीडी बनाते हैं। पहले अगर मैं ब्लॉक की बात करूं तो mg डाउनवर्ड डायरेक्शन, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब मुझे कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिड्रॉ करना है, चलो कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिड्रॉ करते हैं। पहले मैं एक सिंपल सा कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करता हूं, जैसे यहां पर ड्रॉ करते हैं। तो सिंपल सा कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका ऐसे होगा, ये आपका सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये देख लो, ये आपका सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब जो मुझे नया मॉडिफाइड कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना है, मैं उसकी बात करता हूं, आप देखते जाओ। सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से आपका ma1 जो है वो तो हॉरिजॉन्टली लग रहा है ना, तो ma1 आपका यहां से लग रहा है, ma1 आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है। ये आपका स्यूडो फोर्स है, ये आपका स्यूडो फोर्स है, हो गया। अच्छा, जरा ma1 के साथ जरा ये नया कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक्सिस देख लो कितना एंगल बना रहा है। ये थीटा है, ये थीटा है, यहां पे आप चेक कर लो, ये थीटा है यहां पे, और ये z बन रहा है। z का मतलब ये आपके ऑल्टरनेट एंगल होंगे, ये भी आपका थीटा होगा। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक्सिस जो है, ग्रीन कलर से दिख रहा होगा, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक्सिस है यहां पे, ये आपके हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करता हूं, मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम यहां पे ड्रॉ करता हूं। ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और ये एंगल आपका यहां पे कितना बन रहा है, ये आपका थीटा एंगल बन रहा है। तो अगर आपके पास ये थीटा बन रहा है, कोऑर्डिनेट सिस्टम का दूसरा एक्सिस आप परपेंडिकुलर डालोगे ना, तो वो आपका कुछ इस स्टाइल से आ जाएगा। ये मैंने यहां पर मॉडिफाइड कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, जो आपको डॉटेड दिख रहा है,
ये आपका मॉडिफाइड कोऑर्डिनेट सिस्टम है और आप देख सकते हो कि किस तरीके से मैंने यहां पे MA1 दिखाया और आप देख सकते हो कि कैसे मैंने ये कोऑर्डिनेट सिस्टम थीटा एंगल पे ड्रॉ किया, तो इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। चलो फर्दर देखते हैं। MG भी हो गया, MA1 भी हो गया, MG तो हो गया, MA1 भी हो गया। अब यहां पर आप नॉर्मल रिएक्शन देख लो, ये नॉर्मल रिएक्शन N2 जो है, आप देख लो कि ये पैरेलल है ना कोऑर्डिनेट सिस्टम की एक्सिस के साथ। ये जो N2 है आपके पास, ये पैरेलल है आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम की एक्सिस के साथ। तो N2 आपका अगर मैं यहां दिखाऊं तो N2 आपका एग्जैक्टली ये आ जाएगा, ये आपका N2 आ जाएगा। तो जरा देख लो, अब समझो यहां पे ये आपका थीटा है, ये आपका थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, ये भी थीटा है। देख लो एक सर्कल बनेगा, आप चेक कर लो, ये थीटा है, ये आपका 90 माइनस थीटा है, मैं दिखाऊंगा नहीं, ये आपका 90 माइनस थीटा है, ये अगेन थीटा है। अगर ये थीटा होगा, अगेन ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये आपके पास अगेन थीटा होगा। तो अगेन अगर ये थीटा है, ये आपका 90 माइनस थीटा होगा, तो अगेन ये आपके पास थीटा होगा। आप ऐसे भी देख सकते हो, आप ऐसे भी देख सकते हो, ये थीटा है। अच्छा चलो ये थीटा है, ये सबको पता है ना थीटा है। अगर ये थीटा है, ये भी थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये अगर थीटा है आपका, ये भी थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और बाकी आपके ये जो एंगल्स है, ये 90 माइनस थीटा है। देख लो ये स्टाइल क्या बन रहा है, समझो यहां पे क्या सिमेट्री यहां पे आ रही है। तो आप देख सकते हो थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा 90 माइनस थीटा, और ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वैसे भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तो चलो फर्दर देखते हैं। अगर आप मुझे यहां पर, अब समझो यहां पे आपका एक्सेलरेशन जो A1 है, नेट एक्सेलरेशन A1 जो है, जो आपको निकालना है, वो तो इस डायरेक्शन में है ना, वो तो इस डायरेक्शन में है ना, आप चेक कर लो। आपका जो नेट एक्सेलरेशन है यहां पर, वो इस डायरेक्शन में है। तो आप जितने भी फोर्सेस रिजॉल्व करोगे, वो फोर्सेस ऐसे रिजॉल्व करो कि आपके फोर्सेस इन नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के अलोंग रिजॉल्व होने चाहिए। आप इस पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम के अलोंग ऑफ फोर्सेस रिजॉल्व नहीं कर सकते हो। देख लो मैंने बहुत टाइम लिया इसको समझाने में, और बहुत सारों ने नया कुछ सीखा होगा, जितना मुझे लग रहा है। तो अगेन अभी आपके लिए नया है, मे बी थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यूसली 1-2 बार देखो और उसको फील करो। फील करने का मतलब क्या है कि आप और एक प्रॉब्लम ले लो, आप और एक प्रॉब्लम ले लो, और जो कि इसी फॉर्म का होगा, इसी स्टाइल का होगा, जहां पे वेज जो है वो एक्सेलरेट कर रहा होगा, और उसको फिर ऐसे ही सॉल्व करो। और उसमें नंबर्स वगैरह होंगे, आपको वेज का मास देकर होगा 5, आपको ऊपर ब्लॉक का मास 2 देकर होगा, वो सारे पैरामीटर्स देकर होंगे, फ्रिक्शन भी मे बी कहीं पे इन्वॉल्व होगा। तो आप इस स्टाइल से कोशिश करो करने की, आपका आंसर आ जाएगा। और थोड़ा इसको 1-2 बार वीडियो को देखो, ताकि आपका स्यूडो फोर्स पे पूरा होल्ड बन जाए। तो फिर आप तो जेई मेंस के क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर पाओगे, नीट के तो हो ही जाएंगे, और साथ साथ में एडवांस लेवल तक की अगर मैं बात करूं, उसके क्वेश्चंस भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। प्रॉब्लम यही है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स एडवांस लेवल इसलिए सॉल्व नहीं कर पाते हैं, एचसी वर्मा को इसलिए सॉल्व नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो इतना ज्यादा परफेक्ट फॉर्म में चीजों को समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए तो प्रॉब्लम होती है, आप इसलिए गुड क्वालिटी क्वेश्चंस कर नहीं पाते हो, क्योंकि आपको बस ये सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चंस आते हैं और आपको वो इजी न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो अगेन जो कि फिर फर्दर आपको लॉन्ग रन में उतना हेल्प नहीं करता है। बट अगर आपको परफेक्ट पता हो कि कौन सा फोर्स कैसे लग रहा है, किस तरीके से रिजॉल्व करना है, कहां पे कौन सा फोर्स यूज करना है, स्यूडो फोर्स यूज कहां पे करना है, तो आप तो एग्जैक्टली इस चैप्टर में फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, आप तो वो लगा दोगे, आपको वो आ जाएगा 100%। अब देखते जाओ, अब देखते जाओ यहां पर अगला पॉइंट जो मैं यहां पे बताऊंगा, और उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे, क्योंकि फिर इक्वेशंस और 2 आ जाएंगी यहां पे, और उनको सॉल्व करके A1 A2 निकल जाएगा हमें। लास्ट पॉइंट जो यहां पर इस डायग्राम के लिए मैं कंक्लूड करूंगा कि आप यहां पर जल्दबाजी में नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व करते हो, नॉर्मल रिएक्शन को जल्दबाजी में रिजॉल्व करते हो। जब नॉर्मल रिएक्शन को जल्दबाजी में रिजॉल्व करते हो ना, आप देखते हो कि आप यहां पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में कोई भी फोर्स ला नहीं पाते हो। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन A2 ये है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आपका ये डॉटेड लाइन रेड कलर का जो मैंने बनाया है, ये आपका एक्सेलरेशन A2 है, यहां से ये पैरेलल है आपके इसके। तो आपको करना क्या है, अगर आपने नॉर्मल रिएक्शन को यहां पे रिजॉल्व कर दिया ना गलती से, तो आप देखोगे कि न्यूटन सेकंड लॉ आप यहां पे अप्लाई नहीं कर पाओगे। न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करने के लिए आपको यहां पर एक तो स्यूडो फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा और mg को रिजॉल्व करना पड़ेगा। इन दोनों फोर्सेस को रिजॉल्व करोगे along these new coordinate axes, along these new coordinate axes आप यहां पर MA1 स्यूडो फोर्स और mg को क्या करोगे, रिजॉल्व करोगे। चलो करते हैं, देख लो आपके पास ये MA1 है ना, आपके पास ये MA1 है, तो ये आपके पास यहां से आ जाएगा, आप चेक कर लो,
ये आपके पास आ जाएगा MA1 cos थीटा। चेक कर लो, ये MA1 है, ये थीटा है, MA1 cos थीटा, तो दूसरा कंपोनेंट यहां से आ जाएगा, दूसरा कंपोनेंट यहां से आ जाएगा और वो आपका बन जाएगा MA1 sin ऑफ थीटा। चलो हो गया रिजॉल्व, MA1 रिजॉल्व हो गया, स्यूडो फोर्स रिजॉल्व हो गया। mg को जरा रिजॉल्व करो। mg का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, ये mg है, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, ये आपका mg cos थीटा, और दूसरा अगर मैं यहां पे बात करूं, एक कंपोनेंट ये आ गया, दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा और वो कंपोनेंट आपके पास आ जाएगा mg sin थीटा। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। mg को रिजॉल्व किया, एक कंपोनेंट यहां से क्योंकि थीटा था तो mg cos थीटा यहां से, और दूसरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट mg sin थीटा। दो कंपोनेंट्स के बीच में आपका मेन वेक्टर आना चाहिए, दो कंपोनेंट्स के बीच में आपका मेन वेक्टर आना चाहिए। तो चलो कंक्लूड करते हैं, इक्वेशंस लिखते हैं यहां पे। जरा पहले इस एक्सिस के अलोंग इक्वेशन लिखो। आप देख लो इस एक्सिस के अलोंग आपका mg cos थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और आपका यहां पे n2 और ma1 sin थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में है। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। क्यों बैलेंस करेंगे? क्योंकि जब ये फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगे ना, तभी जाके आपका ब्लॉक ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, तभी जाकर ये जो ब्लॉक है ना, ये ऊपर जाएगा ना ये नीचे जाएगा। तो इक्वेशन लिखता हूं, तीसरा इक्वेशन यहां पर लिखता हूं। आपके पास यहां पर mg cos थीटा, mg cos थीटा इस डाउनवर्ड डायरेक्शन वाले फोर्स को अपवर्ड डायरेक्शन वाले फोर्सेस दैट इज n2 और ma1 sin थीटा इक्वेट कर देंगे। सो इट इज इक्वल टू n2 प्लस ma1 sin थीटा। ये आप देख सकते हो। और फर्दर अगर मैं बात करूं, ये एक्सेलरेशन a2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना, ये एक्सेलरेशन तब होगी जब एक नेट फोर्स इसी डायरेक्शन में होगा। जरा इस डायरेक्शन में नेट फोर्स देख लो, ma1 cos थीटा mg sin थीटा, इनका समेशन नेट यहां जा रहा है और एक्सेलरेशन भी यहां हो रहा है। न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करो। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है कि नेट फोर्स आपके पास ये है और किसी भी बॉडी पे जो नेट फोर्स लगता है इट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स पहले लिखते हैं। नेट फोर्स पहले मैं लिखता हूं ma1 cos थीटा, ma1 cos थीटा और प्लस यहां पर मैं लूंगा mg sin थीटा। ये तो नेट फोर्स है, ये तो आपके पास नेट फोर्स है और न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। ब्लॉक का मास कितना है? ब्लॉक का मास आपके पास m है, स्मॉल m, और ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना है? वो a2 देकर था ना, तो यहां पर आप a2 लिख दो। तो होपफुली कहीं पे डाउट नहीं होगा। चलो, हमारा क्वेश्चन था कि हमें a1 और a2 को कैलकुलेट करना था। मैं इन इक्वेशंस को यूज करके a1 और a2 कैलकुलेट कर दूंगा, आप देखते जाओ। देखते जाओ। इक्वेशन 4 की बात करता हूं, बस देखते जाओ, हार्डली 1-2 मिनट लगेंगे। इक्वेशन 4 की मैं बात करता हूं। यहां पर आप m को कैंसिल आउट कर सकते हो, तो बचेगा क्या आपके पास? a1 cos थीटा प्लस g sin थीटा इट इज इक्वल टू a2। देख लो, a2 निकल गया क्योंकि थीटा आपको देकर था, g का वैल्यू आपको पता है 10 है, थीटा आपको देकर है, a1 निकालना है। तो अगर मैं किसी तरीके से इस a1 को निकाल दूं, अगर मैं किसी तरीके से a1 को निकाल दूं, आपका a2 निकल जाएगा ना। फिर बस अब a1 को निकालना है, तो a2 खुद ब खुद निकल जाएगा क्योंकि बाकी सारे पैरामीटर्स पता है a1 को छोड़कर। तो अगर मैं इन इक्वेशंस को यूज करके a1 निकाल दूं तो a2 आपका निकल गया ना, तो a2 आपका निकल गया। चलो a1 को फाइंड करते हैं, a1 को फाइंड करते हैं। मैं इक्वेशन 2 और 3 यूज करता हूं। अगेन देख लो, जब मैं इन इक्वेशंस को देख रहा हूं ना, मुझे डायरेक्ट पता चल रहा है किस किस इक्वेशन को यूज करना है। ये आप भी कर सकते हो, बट तब जब आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा होगा। तो बहुत न्यूमेरिकल सॉल्व करो, फिर आपको तो डायरेक्ट इक्वेशन में पता चल जाएगा कि इन इक्वेशंस को आप यूज करोगे ताकि आप आंसर को इवैल्यूएट कर सको। देख लो, मैं इक्वेशन 2 लूंगा, मैं इक्वेशन 2 यहां पे लूंगा और इक्वेशन 2 में मैं n2 का वैल्यू निकाल दूंगा। n2 जो आपका इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 जो है n2 आपके पास यहां पर आ जाएगा कैपिटल M a1 और डिनोमिनेटर में आप यहां साइन थीटा को लाओगे। मैंने यही इक्वेशन यूज किया, क्यों?
क्योंकि इक्वेशन 3 में N2 का रिक्वायरमेंट था ना, तो इक्वेशन 3 में अगर N2 का रिक्वायरमेंट है, N2 तो निकाल दिया, आप सीधे N2 का वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करो, A1 के लिए सॉल्व करो। तो चेक कर लो, अब मैं दिखाता हूं। अब यहां पर मैं कर रहा हूं सब्स्टिट्यूट, लेट दिस बी x, सब्स्टिट्यूट x इन, यह आपके पास थर्ड इक्वेशन है, तो इन 3। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, आप देख सकते हो mg cos थीटा अपनी जगह पर, मैं थर्ड इक्वेशन देख रहा हूं, मैं थर्ड इक्वेशन यहां पे देख रहा हूं, mg cos थीटा अपनी जगह पर, इट इज इक्वल टू n2 की जगह पर क्या पुट करोगे, n2 की जगह पर ये पुट करोगे तो ये आपके पास आएगा ma1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो ठीक है, n2 की जगह पुट कर दिया, प्लस ma1 साइन ऑफ थीटा। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। जरा फर्दर देख लो, फर्दर देख लो, a1 और a1 कॉमन निकाल सकते हो ना, तो आप a1 को यहां पे कॉमन निकाल दो, a1 को कॉमन निकाल दो। a1 को कॉमन निकालने के बाद ये बन जाएगा m डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और फिर प्लस यहां पर आपका बन जाएगा m साइन थीटा। ये देख लो, और ये सारा किसके बराबर होगा, mg cos थीटा। जरा a1 का वैल्यू निकालते हैं, a1 का वैल्यू निकालते हैं, a1 वहीं पे रख दो, जितना भी ये ब्रैकेट है उसको नीचे ट्रांसपोज कर दो, तो आपका a1 जो यहां पर है ये आ जाएगा mg cos थीटा। a1 निकालना था ना, तो mg cos थीटा के डिनोमिनेटर में ये सारा ब्रैकेट लाओ, तो mg cos थीटा डिवाइडेड बाय m डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस m साइन थीटा। जरा देख लो, थीटा पता है, थीटा पता है, थीटा पता है, m और m आपको देकर था, m आपको देकर है, g आपको पता है, एक्सेलरेशन a1 निकल गया। अच्छा इंटरेस्टिंग पार्ट देख लो, अगर एक्सेलरेशन a1 निकल गया, आपका n2 भी निकल जाएगा। अगर एक्सेलरेशन a1 निकला ना आपका नॉर्मल रिएक्शन n2 भी निकलेगा। m पता है, साइन थीटा पता है, a1 का वैल्यू निकल गया, इस a1 को यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, n2 भी निकल जाएगा। अच्छा अगर n2 निकल जाएगा, अगर n2 निकल जाएगा, इस n2 को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर लो, n1 भी निकल जाएगा। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये जो प्रॉब्लम है, ये एक हिसाब से आपको लगा होगा बड़ी प्रॉब्लम है, नहीं, सच कह रहा हूं ये बड़ी प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि जब आपको ये सारी चीजें पता होंगी ना, आपको पता होगा फॉर एग्जांपल किस चीज को कैसे यूज करना है, आप क्विकली इसको सॉल्व करोगे। तो यहां पर मैं कंक्लूड करूंगा, स्यूडो फोर्स का इतना नॉलेज आपको होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और लेने वाला हूं, और उसमें मैं स्यूडो फोर्स के रिलेटेड ही क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। आप इस वीडियो को 1-2 बार देखो ताकि आपको थोड़ा फील आ जाए कि स्यूडो फोर्स यूज कैसे करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं स्यूडो फोर्स के कुछ क्वेश्चंस लूंगा, उनको सॉल्व करूंगा, और देखेंगे कि डिफरेंट क्वेश्चंस कैसे पूछे गए, किस पैटर्न के क्वेश्चंस इस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड आपको पूछे गए। आज के लिए इतना काफी है, टेक केयर।